चलिए, हमने रिलेशनल अलजेब्रा कंप्लीट कर लिया था, बस केवल उसमें एक ऑपरेटर बता था, डिवीजन ऑपरेटर। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है और कुछ समझने के अंदर भी बच्चों को दिक्कतें आती है, इसलिए मैंने इसको बाद में ले लिया। चलो, आज डिवीजन ऑपरेटर हम करवाते हैं। इसके बाद ये आपका फिनिश हो जाएगा। कल की क्लास वैसे तो मैं एसक्यूएल स्टार्ट करने जा रहा था, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ने कहा था कि कुछ प्रॉब्लम्स जो पुराने एग्जाम्स में आई है वो सारी एक बार करवा दीजिए, तो मैं इसका कल रिलेशनल अलजेब्रा के जो क्वेश्चंस हैं जो पुराने एग्जाम्स में हैं, जो भी अच्छे क्वेश्चंस हैं, तो कल मैं आपको पूरी क्लास एमसीक्यू की इसकी ले लूँगा, है ना। 9 बजे के आसपास जितना भी होगा अपना टाइम, 9:30, 8:30, 9, 9:15 जैसा भी टाइमिंग है, तो तब से क्लास स्टार्ट हो जाएगी। तो लगभग 50-60 क्वेश्चन हैं, जितने भी अच्छे क्वेश्चन हैं पुराने एग्जाम्स के, वो सारे एक साथ कवर कर लेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा क्या है कि लॉजिकफुल है। कई बार हमें टेबल नहीं दी गई होती है ना, तो उसके बाद हम क्वेरी कैसे लिखना है, क्वेरी को हम पहचाने कैसे, कौन सी राइट चीज़ है। कई बार ऐसे क्वेश्चन इसमें हैं, स्पेशली डिवीजन वाले में ये चीज़ें ज़्यादा आती हैं, है ना। तो वहाँ थोड़ा सा स्टूडेंट कंफ्यूज में कंडीशंस में आ जाता है। कुछ क्वेश्चन हमेशा नहीं, लेकिन कई बार ऐसी चीज़ें आ जाती हैं, तो आपको क्या है, थोड़ा सा रिवर्स सोचना पड़ता है। चलिए, आज हम स्टार्ट करते हैं डिवीजन ऑपरेटर। ठीक है, डिवीजन ऑपरेटर के अंदर हम डिवीजन ऑपरेटर में दो हैं कि एक तो डिवीजन ऑपरेटर काम कैसे करता है, सेकंड अगर कोई डिवीजन ऑपरेटर दे रखा है हमारे पास, तो उसकी क्वेरी हम कैसे फाइंड आउट करें, क्वेरी लिखें कैसे रिलेशनल अलजेब्रा के अंदर। तो कई बार ऐसा होता है कि हमें बता दें कि डिवीजन ऑपरेटर होता है, ठीक है, या हमें एक जनरल लैंग्वेज में लिख के दे दिया कि भाई राइट ए क्वेरी ऑफ एवरी स्टूडेंट हु पार्टिसिपेट इन दिस एग्जामिनेशन। तो हम कैसे फाइंड आउट करें कि इसमें डिवीजन ऑपरेटर लगना है, और आपको कह दिया जाए कि भाई ये डिवीजन ऑपरेटर है, अब इसकी हमको रिलेशनल क्वेरी लिखनी है, ठीक है। तो रिलेशनल क्वेरी हम किस तरीके से लिखते हैं, एक तो ये है। दूसरा ये है कि हमको टेबल वेबल सब कुछ दे रखी है, ठीक है, और हमसे पूछा गया है, आपको डिवीजन ऑपरेटर दे रखा है और आपसे पूछा गया है कि इसका डिवीजन कैसे होगा, इसका डिवीजन के बाद जो रिजल्टेंट टपल्स है, रिजल्टेंट टेबल है, वो हमें क्या मिलेगी, ठीक है, कितनी टपल मिलेंगी, कितने टेबल्स मिलेंगे। दो तरीके से क्वेश्चन को फ्रेम करके डिवीजन के अंदर पूछा जाता है, ठीक है। तो डिवीजन हम स्टार्ट करने वाले हैं आज, डिवीजन ऑपरेटर। डिवीजन ऑपरेटर, डिवीजन ऑपरेटर। तो ऐसा करते हैं, ये पेन दूसरा ले लें क्या। अरे यार, ये दिखाई दे रहा है क्या आप लोगों को, व्हाइट वाला दिखाई देता है क्या, ये कलर दिखाई दे रहा है क्या आपको, इसमें कोई दिक्कत थोड़ी है, मेरे साथ दिखाई दे रहा है? कोई इशू वाली बात, कोई दिक्कत, ठीक है। तो मैंने कहा सर
मैंने डिवीजन ऑपरेटर ले लिया। डिवीजन ऑपरेटर, ठीक है। डिवीजन ऑपरेटर का मतलब क्या होता है, कैसे डिवीजन करते हैं मैथमेटिक्स के अंदर, ठीक है। ऑपरेटर तो वही रहेगा, ऑपरेटर में तो कोई चेंजेस आएगा नहीं, तो होगा क्या, देखिए दिखाई दे रहा है ना व्हाइट वाला, ठीक है। डिवीजन ऑपरेटर, तो मैंने कलर चेंज किया है इसका। डिवीजन ऑपरेटर क्या होता है कि मान लीजिए आपके पास कोई वैल्यू है पाई ए बी, ठीक है, ये कोई रिलेशन है, और ये है पाई बी, ये कोई रिलेशन है, ठीक है। तो ये डिवीजन हमको इनका करना है, ये रिलेशन आर है, ये रिलेशन एस है, कोई दो रिलेशन आपको दे रखे हैं, पाई ए बी है डिवाइडेड बाय पाई बी, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, हमें जो रिजल्टेंट वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, क्वोशंट। क्वोशंट क्या मिलेगा हमें, क्वोशंट क्या मिलेगा, वो मिलेगा हमें ए, है ना। भाई बी है तो बी से बी हो गया, तो हमें जो रिजल्टेंट मिलेगा वो ए मिलेगा। क्या ये ए का मतलब क्या है, आर का मतलब क्या है, ए बी का मतलब क्या है, वो धीरे धीरे देखेंगे, है ना अपन, ठीक है। तो हमने कहा कि सर डिवीजन का क्या मतलब होता है, डिवीजन का मतलब है इट इज यूज्ड, अभी आपको समझ में नहीं आएगा, एक बार आप धीरे धीरे देखते रहिए। इट इज यूज्ड टू रिट्रीव used to retrieve all attribute values, retrieve attribute values, attribute value of R, which has pair which has pair which has paired with every attribute value of other relation R, attribute value of other relation R, other relation S, ठीक है। क्या मतलब है वो देखते हैं अभी, है ना। अभी केवल मैंने एक डेफिनेशन आपको लिखाई है, इसका एग्जैक्ट मतलब क्या है वो देखते जाइए, ठीक है। मैंने कहा इट इज यूज टू रिट्रीव एट्रीब्यूट वैल्यू ऑफ आर, ठीक है। इस की जो एट्रीब्यूट वैल्यू ऑफ आर मतलब एट्रीब्यूट वैल्यू ऑफ आर, ठीक है, विच हैज पेयर्ड विद एट्रीब्यूट वैल्यू ऑफ एस, कि भाई हमें क्या निकालना है, इस रिलेशन आर का वो एट्रीब्यूट निकालना है जो इस कॉमन एट्रीब्यूट है दोनों के अंदर उसके साथ पेयर करता हो, ठीक है। देखो मैं अगर इसको कहूं डिवीजर, ये आपका डिवीजर है, ठीक है, ये आपका डिविडेंड है, यही होता है ना, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको क्या है, कोई एक साइन दे रखा है डिवीजन का कि सर अगर मैं आपसे ये कहूं कि डिविडेंड को डिवीजर्स के साथ आपने किया तो आपको एक क्वेश्चन मिला, तो ये जो क्वेश्चन है ना ये वाला, ये क्या कह रहा है, डेफिनेशन के हिसाब से क्या कह रहा है कि इट इज यूज टू रिट्रीव द एट्रीब्यूट वैल्यू ऑफ आर, तो ये हमें क्या कर रहा है, आर की वो एट्रीब्यूट वैल्यू दे रहा है, ए दे रहा है, ठीक है, विच हैज पेयर विद एवरी एट्रीब्यूट वैल्यू ऑफ एस, मतलब इन दोनों के साथ जो पेयर बनाते हो, कॉमन वैल्यूज है ना उनकी, इसके साथ पेयर्स बना, ठीक है। क्या मतलब है इस चीज का, ठीक है। अब देखते जाओ वन बाय वन, ये एक हमें रीजनिंग दे रहा है, एक डेफिनेशन के हिसाब से है, मतलब ये हमें बुक्स के अंदर बुकिश लैंग्वेज ही है, लेकिन हमें इस पर जाना नहीं है, समझाने के लिए आपको। अब देखो होता क्या है इसके अंदर, इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, एक बार समझ में आ गया फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, है ना। अगर मैं कुछ भी लिखता हूं मान लो
चलो इसके लिए मैं एक रिलेशनल क्वेरी लिखता हूँ। रिलेशनल क्वेरी मैं लिखता हूँ। मेरे पास है कोई डिवीजन, क्वेश्चन है आपका। पहले मैं क्या करूंगा कि जो भी डिवीजन ऑपरेटर है, ये डिवीजन ऑपरेटर से आपका, इसका मतलब ये है, ठीक है। अभी आपको समझ में नहीं आएगा कि एवरी पेयर का क्या मतलब है, निकालना हमको ए है। जहां भी आपको दिखाई दे कि ए बी बी, एक वैल्यू आपकी कॉमन होगी, एक होंगी, दो होंगी, जो भी कॉमन वैल्यू है, इसके अलावा जो ऊपर वाला डिवीजन वाला पार्ट है ना, वो हमको फाइंड आउट करना है, लेकिन इन दोनों की पेयर्स को कंसीडर करते हुए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, है ना। पहले तो ये है कि अगर आपको डिवीजन ऑपरेटर दे रहा है तो उसकी रिलेशनल क्वेरी क्या लिखेंगे और उस रिलेशन क्वेरी का मतलब क्या है ना। उसके बाद हम एक फॉर्मूला ड्राइव करेंगे, तो वो फॉर्मूला, वो रिलेशनल क्वेरी किसकी होगी, डिवीजन की। एक तो जनरल भाषा में हमने इसको ऐसा लिख दिया है ना। एक इसकी जो क्वेरी है, जो रिलेशनल क्वेरी है, वो कैसे बनेगी, आपको तो वो तरीका ध्यान रखना है। लास्ट में आपको किस तरीके से बनाना है वो सीख जाओगे आप, है ना। पहले हम पूरा प्रोसेस पे जाएंगे। फिर सेकंड इसका वेरिएंट आएगा कि भाई आपको कोई भी टेबल दे रखी है, अभी हम काम करेंगे बिना टेबल के हिसाब से। जब क्वेरी एक हमको टेबल दे रखी है और हमको ये डिवीजन ऑपरेटर लगा के दिया है कि डिवीजन ऑपरेटर लगाना है, तो कितनी टपल हमारे पास निकल के आएंगी, कितनी निकल के आएंगी। दो तरह के क्वेश्चन या दो तरीके से फॉर्मेट में क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। पहला ये है कि हम ड्राइव कर रहे हैं इसकी रिलेशनल क्वेरी, ठीक है। तो मेरे पास एक क्वेश्चन मैं करता हूँ कि सर, मैंने कहा रिट्रीव all student retrieve all student who are enrolled every course ठीक है। ये हमारी कोई क्वेश्चन है कि इस पर हमें रिट्रीव ऑल स्टूडेंट हु आर इनरोल्ड एवरी कोर्स, हमें वो स्टूडेंट निकालने हैं जो सारे कोर्स में इनरोल्ड है। आपको अभी मैं समझाने के लिए टेबल दे रहा हूं, लेकिन जब हम क्वेरी डिसाइड कर रहे हैं तो टेबल के हिसाब से नहीं कर रहे। टेबल केवल आपको बताने के लिए कि आपका आंसर करेक्ट है या नहीं है, और समझाने के लिए है। मैंने आपसे कहा कि मेरे पास एक टेबल है, इनरोल्ड टेबल, इनरोल्ड, ठीक है। और इसके अंदर है एसआईडी और सीआईडी, एक कॉलम है, ठीक है। दूसरी टेबल है कोर्स की, कोर्स टेबल, ठीक है। इसमें क्या है, सीआईडी करके आपका, कोर्स आईडी करके दूसरी टेबल। मैंने कहा कि सर मेरे पास इसमें जो डेटा है वो ये है S1 S2। मैं ये जानना चाहिए, ये ड्राइव कर रहा हूं कि बिना टेबल के इसकी क्वेरी को, रिलेशन क्वेरी को हम कैसे लिख सकते हैं। S1, क्योंकि मैक्सिमम टाइम पर इन्होंने ये किया है कि आपसे पूछा गया है कि डिवीजन की जो क्वेरी है वो क्या होगी। S3, सीआईडी है C1 C2 C3, C1 C3 C1 T3 और C1, ठीक है। सीआईडी क्या है, C1 C2 C3, C1 C2 और C3, ठीक है। बहुत ध्यान से देखना, आपके पास ये दो टेबल है, ठीक है। ये केवल समझाने के लिए। अब आपको ये कहा गया है कि रिट्रीव ऑल स्टूडेंट हु आर इनरोल्ड एवरी कोर्स। एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि जब भी अगर आपसे ऐसा लिखा जाए एवरी स्टूडेंट, तो आप समझ लीजिए कि डिवीजन की बात हो रही है, ठीक है। ऑल स्टूडेंट, है ना, तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि डिवीजन आपसे मांगा जा रहा है, ठीक है। अब ये बात हो रही है सर हु आर इनरोल्ड एवरी कोर्स, ठीक है। तो हु आर इनरोल्ड एवरी कोर्स, ठीक है, ये हमसे पूछा गया है। अब मैं इसको एक दूसरी क्वेरी और लिख देता हूं कि सर मुझे ये निकालना है। इस क्वेरी को निकालने के लिए देखो, ये मैं केवल ड्राइव करने की बात कर रहा हूं रिलेशनल क्वेरी को, है ना। बाद में तो आपको मैं एक एक सेकंड में आप निकाल लोगे, तरीका सीख जाओगे ना। मैं केवल एक रीजनिंग डेवलप कर रहा हूं कि निकली कैसे एवरी कोर्स। ये टेबल तो मैंने दिखाने के लिए, टेबल आपको नहीं दे रखी है वाली, आप ये मान के चलो आपसे पूछा गया है कुछ इस तरीके का, तो आप रिलेशन क्वेरी लिखो कैसे इसकी, ठीक है। तो मैंने ये कहा कि मैंने एक क्वेरी और लिखी सर, कि मैं पहले ये करता हूँ कि मैं रिट्रीव कर देता हूँ, मैं एक रीजनिंग के थ्रू इसको निकालने की कोशिश करूंगा कि रिट्रीव ऑल स्टूडेंट नेम, रिट्रीव ऑल स्टूडेंट who are enrolled
who are enrolled some course और any course, कोई भी ना किसी तरह से लिखा जा सकता है ना, any course और एटलीस्ट वन कोर्स, कुछ भी लिख दो आप, ठीक है। मैं इस क्वेरी को ड्राइव करता हूं इस टेबल से। अगर मैं कहूं रिट्रीव ऑल स्टूडेंट हु आर एनरोल्ड सम कोर्स, आपके पास नाम लिखा हुआ है, ध्यान से समझना इसको ना, सम कोर्स, एनी कोर्स, किसी भी तरीके से मैं कहूं कि यार इससे आपको इस टेबल से निकालना, टेबल एक बार आपको दे रखी है, ठीक है। तो सम कोर्स निकालने के लिए आप क्या करोगे, आप कहोगे सर मैं क्या करूंगा कि जो भी एनरोल्ड टेबल है, एनरोल्ड ये टेबल है ना आपके पास एनरोल्ड, इस एनरोल्ड टेबल पे पाई लगा दूंगा, पाई SID, यही तो पूछा है आपसे, रिट्रीव ऑल स्टूडेंट हु आर एनरोल्ड सम कोर्स, कुछ कोर्सेज में इन्वॉल्व है। अब देखो ये कोर्स की आईडी दे रखी है और ये आपकी SID दे रखी है, SID स्टूडेंट का आईडी, स्टूडेंट नेम कहते हैं, कहने का मतलब वो स्टूडेंट नेम ही है SID का मतलब यहाँ पर। तो ये कुछ कोर्सेज में इन्वॉल्व है, सारे स्टूडेंट सारे कोर्स में इन्वॉल्व है ऐसा नहीं है, ठीक है। लेकिन ये हमें मालूम चल रहा है कि इस टेबल के हिसाब से कि कुछ स्टूडेंट कुछ कोर्स में है। अब कौन से स्टूडेंट है तो इसमें पाई लगा दोगे, पाई SID एनरोल टेबल पे, तो आपके पास ये क्वेरी निकलनी चाहिए, ठीक है। इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, मैंने ये क्वेरी निकाल ली, पाई SID, या यहाँ ऑल स्टूडेंट का नेम से मतलब SID से ही है ना, एनरोल टेबल पे मैंने लगा दी, तो ये सारे नेम हमारे पास आ जाएंगे, ये वो लोग हैं जो किसी न किसी कोर्स के अंदर इन्वॉल्व है, ठीक है। ये हमारे पास फर्स्ट क्वेरी निकल गया। इसमें कोई दिक्कत है तो बताइए, ये वाली जो मैंने क्वेरी निकाली है ये लिखी है कि पाई SID और एनरोल टेबल आर, इससे मुझे स्टूडेंट की आईडी का मालूम चल गया, स्टूडेंट का मालूम चल गया जो कुछ कोर्सेज में इन्वॉल्व हैं इस टेबल के बेसिस पर। इसमें कोई दिक्कत आई है तो बताएं। ये केवल जो भी मैं काम कर रहा हूं ये समझाने के लिए कर रहा हूं, बाद में एक फॉर्मूला ड्राइव हो जाएगा, तो जब भी डिवीजन को की क्वेरी लिखनी हो आपको तो उस फॉर्मूले से ही आप लिखेंगे। ये क्लियर हुआ कि रिट्रीव ऑल स्टूडेंट हु आर एनरोल्ड सम कोर्सेज और एनी कोर्सेज, जब भी सम कोर्सेज और एनी कोर्सेज लिखे गए तो आप कुछ नहीं कर रहे हैं, पाई लगा रहे हैं उस पर, जो भी टेबल है आपकी उस पर पाई लगा दीजिए, बस खत्म बात। अरे भैया क्या हुआ, हमारे लोग भी जो है, देखो इसमें कुछ नहीं किया, मेरा पर्पस क्या है, मैंने कहा कि सर मैंने हमारे पास दो टेबल दे रखी है, ठीक है, जानकारी के लिए टेबल है, लेकिन मान लीजिए अगर आपको टेबल गिवन ना हो, मैं केवल कुछ जानने का प्रयास कर रहा हूं। मेरा क्वेश्चन ये है कि रिट्रीव ऑल स्टूडेंट हु आर एनरोल एवरी कोर्स, ये कहीं दो टेबल रखी है आपके डेटाबेस के अंदर, और इन टेबल के बेसिस में मैं ये जानने कर रहा हूँ कि उन सभी स्टूडेंट का नाम मुझे चाहिए या आईडी मुझे चाहिए जो सभी कोर्स के अंदर इन्वॉल्व हो। ये कोर्स का नाम है, इसको मैंने अलग भी लिख लिया, दो टेबल बनी हुई है, ये आपकी एक टेबल है R मान लो और ये आपकी S मान लो, कुछ है ना, ये दोनों एट्रीब्यूट आपके सेम है ना। अब बात ये है, ये कोर्स की आईडी है, ये भी कोर्स की आईडी है, आप ये अलग अलग टेबल्स है, ये आपके कहीं डेटाबेस में रखी है, मैंने तो आपको डेटाबेस में निकाल के दे दिया कि सर ये टेबल है, इनके बेसिस पर आपको निकालना है। लेकिन क्वेश्चन में एग्जाम में कोई जरूरी नहीं आपको टेबल दे रखी हो, है ना, इसलिए मैं समझा रहा हूँ। अब इसको निकालने के लिए जब मेरे पास कोई डेटा गिवन ही नहीं है तो मैं एक रीजनिंग डेवलप कर रहा हूँ, उस रीजनिंग के बेसिस पर मैं एक ऐसी स्टैंडर्ड क्वेरी निकालूंगा जिस क्वेरी के बेसिस पर आपको कुछ भी पूछा जाए, जहां भी एवरी लगा है तो ये मान के चल लें कि आप बात हो रही है डिवीजन की, जहां भी एवरी का केस आए तो इसका मतलब वो बात कर रहा है डिवीजन की, ठीक है। एक तो हमेशा ये ध्यान रख लेना, है ना। अब बात आ रही है कि सर मुझे ये वाली क्वेरी निकालने के लिए पहले मैंने कुछ एक रीजनिंग डेवलप की, मैंने ये निकाला कि रिट्रीव ऑल स्टूडेंट हु आर एनरोल्ड इन सम कोर्सेज, कि भाई मुझे ऐसे स्टूडेंट का नाम दे दिए, सारे स्टूडेंट का जो भी आपके डेटाबेस के अंदर हैं, कि वो किसी न किसी कोर्स के साथ जुड़े हों, एसोसिएटेड हो। अब देखो ये SID मतलब ये स्टूडेंट का नेम है, मतलब स्टूडेंट का आईडी है। अब ये S1 C1 से है, S2 S1 C2 से है, S1 C3 से, S2 C1 से एसोसिएटेड है, S2 C3 से है, S3 C1 से है, मतलब इन स्टूडेंट ने ये कोर्स ले रखे हैं या इनसे एसोसिएटेड है वो लोग। लेकिन कुछ हैं भाई, जो हमारे पास डेटा है उसमें कुछ हो भी सकते हैं, कुछ नहीं भी हो सकते हैं, हमें नहीं पता कि सारे स्टूडेंट किसी कोर्स से एसोसिएटेड हैं या नहीं है, मुझे नहीं पता है। मैंने ये जरूर मालूम है इस टेबल के बेसिस पर कि कुछ स्टूडेंट
आपके कोर्स के साथ एसोसिएटेड हो सकते हैं। तो मैंने क्या लगाया, इस टेबल पे पाई लगा दी। पाई क्या होता है आपका, भाई आपका जो भी कॉलम है वो निकाल के लेके आ जाएगा। ये कॉलम से सारे स्टूडेंट निकल जाएंगे। ये स्टूडेंट इससे किसी ना किसी से एसोसिएटेड है। हो सकता है किसी से कोई स्टूडेंट नहीं हो, है ना। सारे स्टूडेंट सारे ही कोर्सेज से एसोसिएटेड हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है ना। लेकिन हमने केवल ये निकाला है सम कोर्सेज एनी कोर्सेज। इसका मतलब सिंपल सा है, जो भी टेबल गिवन है आपको उस पर पाई लगा दीजिए। ठीक है, आपने पाई एसआईडी कर दी तो इसमें स्टूडेंट का नाम हमारे पास आ जाएगा। यहां तक मैंने समझाया है और कुछ नहीं किया। ये हमारा टारगेट है। ठीक है, अभी टारगेट पे धीरे धीरे जाएंगे अपन, है ना। तो इस टारगेट को अचीव करने के लिए पहले मैंने वो निकाला है कि कोई ऐसे चीजों का जो टेबल दे रखी है उस टेबल के बेसिस पर ही वो सारे स्टूडेंट की लिस्ट मुझे दे दीजिए जो किसी ना किसी कोर्स में एसोसिएटेड है। तो हमारे पास टेबल आर है। इस आर के बेसिस पर हमने पाई लगा के ये क्वेरी निकाल दी कि पाई एसआईडी इन रोल नंबर। ठीक है, या फिर आर पे लगा दीजिए, आर लिख दीजिए इस पे। ये मैंने कहा, कुछ भी नहीं कहा। ठीक है, यस, वन कॉलम ऐड है ना। इसी कॉलम पे देगा भाई, स्टूडेंट का नाम पूछा है तो स्टूडेंट का नाम ही तो देगा। ये स्टूडेंट आईडी मतलब स्टूडेंट का नाम से है यहाँ पर, है ना। तो ये जो है ना कि ये पूरा कॉलम, ये पूरा कॉलम दे देगा आपका S1 S1 S2 और S3। ठीक है भाई, वो जो भी होगा वो ये आपका डिस्टिंक्ट होता है ना। तो ये आपका S1 S2 और S3। ठीक है, लेकिन अभी आपने केवल ये लिखा है। अभी मैं रिजल्ट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं रिलेशन क्वेरी लिखने की बात कर रहा हूं। मैं रिजल्ट की बात ही नहीं कर रहा हूं। मैं कहा पाई एसआईडी इनरोलमेंट करने पर आपके पास कुछ स्टूडेंट आ जाएंगे जो आपके इनरोल्ड हैं किसी ना किसी कोर्स के साथ। ये हमारे डेटाबेस में टेबल रखी हुई है। ठीक है, टेबल हमें पूरी देनी रखी है। हमें मान लो कुछ ऊपर का दे रखा है, हमें जनरल चीजें मालूम है, इसलिए मैंने केवल ये लगा दी। मुझे अभी आंसर से मतलब नहीं है कि इसका आंसर क्या आएगा। मैं केवल क्वेरी लिखने पर ध्यान दे रहा हूँ कि ये क्वेरी लिखने पर ये स्टूडेंट की लिस्ट मेरे पास आ जाए। अब मुझे चाहिए सारे स्टूडेंट की लिस्ट, कि वो सारे स्टूडेंट जो सारे कोर्सेज में इन्वॉल्व हैं। मतलब अब हमें टेबल नहीं दे रखी, मैं रीजनिंग डेवलप कर रहा हूँ, ध्यान रखना। ये टेबल मुझे नहीं दे रखी है। मुझे तो केवल एक एट्रीब्यूट दे दिया, मुझे मालूम है ये टेबल ऊपर की टेबल है, अंदर का जो डेटा है मुझे नहीं पता है इस चीज के अंदर। अगर पता ही होता तो मैं वैसे देखकर ही बता देता ना कौन सा है। अभी इसको आंसर मुझे निकालना होता है एवरी कोर्स का, तो मैं इस टेबल को देख के मालूम कर दूंगा कि S1 C से भी है, S1 C2 से भी है, S1 C3 से भी है, S2 क्या C1 से है, S2 C2 से है ही नहीं। ठीक है, फिर S2 C3 से है, S3 मतलब केवल S1 है इसका आंसर। इसका जो आंसर है वो क्या है, S1 है। ये लोग टेबल देख के पता लगा लिया मैंने। मेरा पर्पस इसका आंसर निकालना नहीं है। मैं ये मान के चलता हूँ ये टेबल मेरे पास नहीं दे रखी है। मेरे पास मुझे पता है कि एनरोल टेबल है, कोर्स टेबल है, इसमें एसआईडी है, सीआईडी और सीआईडी है। ये तो मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ कि इसका आंसर किस तरह से निकल रहा है। ठीक है, मैं रिलेशनल क्वेरी लिखने की कोशिश कर रहा हूं, उसको ड्राइव करने की कोशिश कर रहा हूं कि रिलेशनल क्वेरी क्या आएगी अगर आपको टेबल नहीं दे रखी है तो। ठीक है, ये रहा आपने कि रिट्रीव ऑल स्टूडेंट हु आर एनरोल्ड सम कोर्सेज और एनी कोर्सेज। तो आपने क्या किया, पाई लगा दिया। जब भी सम कोर्सेज एनी कोर्सेज लगा दो, पाई लगा दो। ठीक है, इस टेबल में मुझे नहीं पता क्या, लेकिन ये जरूर है कि जब मैं पाई लगाऊंगा तो मेरे पास स्टूडेंट की आईडी निकल के आ जाएगी। अब वो सबसे भी हो सकती है, सब कोर्सेज में, सब कोर्सेज में नहीं भी हो सकती, मुझे नहीं पता है इस चीज का। ठीक है, ये मैंने निकाल दिया। अब सेकंड मैंने क्वेरी लगाई है सर कि सर जब मैं इसको लगाऊंगा पाई एसआईडी को तो मेरे पास क्या निकल के आएगा, S1 S2 और S3 ये निकल के आएगा। ये तो थे ना, ये डिस्टिंक्ट होता है। तो मैंने कहा सर इनिशियली थोड़ी दिक्कत आएगी समझने में, फिर कोई दिक्कत नहीं, फिर कैसे निकालते हैं वही बता दूंगा मैं। इतनी कहानी करने की जरूरत नहीं है, ये तो केवल आपको समझाना है। ठीक है, अब मेरे पास आया सर निकल के एसआईडी क्या है, एसआईडी निकल के आया। एसआईडी क्या है आपका, यार एक तो ये पेन काम नहीं करता रहा। एसआईडी, एसआईडी निकल के आया। एसआईडी में क्या निकल के आया, S1 S2 और S3। ठीक है, दूसरा क्या है आपका, सीआईडी है। सीआईडी, सीआईडी में कौन कौन से हैं, मल्टीप्लाई C1 C2, ये कोर्स का नाम है ना, C1 C2। अब देखो मैं ये जो एसआईडी निकल के आया ना कुछ को, या फिर आप ये कर लीजिए इसका कि ये सारे स्टूडेंट का नाम है आपका, है ना। ठीक है, और ये हैं आपके S1 S2 S3, या तो इससे देख लो या इससे देख लो। ठीक है, टोटल स्टूडेंट ये वाले हैं एसआईडी। और कोर्स का नाम क्या है, C1 C2 और C3। अगर मैं इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट कर दूं, सेकंड स्टेप में मैंने कहा कि सर स्टेप टू कह दो, या फिर स्टेप में, इस स्टेप में क्या कहा है आपने कि मैंने एसआईडी में जो भी स्टूडेंट हैं S1 S2 S3 और सीआईडी में कितने कोर्स हैं, C1 C2 C3, अगर मैं इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट कर दूं तो मेरे पास क्या वैल्यू आएगी,
इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट करने का, मेरे पास कुछ ये वैल्यू आई SID और CID। मैंने कहा सर मैंने इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट कर दिया। कार्टेशियन प्रोडक्ट करने पर क्या होता है S1 C1 S1 C2 S1 C3, ठीक है। फिर S2 C1 S2 C2, ठीक है। इसको मैं आगे बढ़ा रहा हूं S2 C2 S2 C3, यहां है S3 C1 S3 C2 और S3 C3, ठीक है। ये मेरा पास टेबल आती है, ठीक है। यही टेबल है, हाँ टेबल आगे बढ़। अगर मैं इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट करूं, इसका मतलब क्या निकला इसका, ठीक है। जब मैंने SID और CID का कार्टेशियन प्रोडक्ट करवाया तो इसका मतलब क्या निकला है, ये क्या है, स्टूडेंट के नेम है, ये सारे कोर्स के नेम है। जब मैंने इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट किया तो आपके पास क्या निकल के आया, एक यूनिवर्सल रिजल्ट निकल के आया। इस यूनिवर्सल रिजल्ट का मतलब क्या है कि वो सारे स्टूडेंट जो सभी कोर्स के अंदर इनरोल्ड हैं, ठीक है, वो स्टूडेंट जो सभी कोर्स के साथ इनरोल्ड हैं, ठीक है, जो सभी कोर्स के साथ इनरोल्ड हैं, एवरी स्टूडेंट। ये यूनिवर्सल रिजल्ट निकल के आ रहा है ना, एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं है। मैंने कहा एक मुझे यूनिवर्सल रिजल्ट मिला है, यूनिवर्सल रिजल्ट मिला है। और इसका क्या मतलब है कि एवरी स्टूडेंट enrolled every course, every student enrolled every course, ठीक है। एवरी स्टूडेंट enrolled every course। देखिए SID क्या नाम है, स्टूडेंट के नेम है, और CID क्या है, कोर्स के नेम है। जब मैंने SID को CID के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि सारे लोग सभी कोर्सेज के साथ इन्वॉल्व हैं, यही मतलब निकला इसका, कुछ अलग निकला, ठीक है। अरे भैया ठीक है ना, मैं एक जनरल क्वेरी बना रहा हूं। मैं सेकंड स्टेप में मैंने कहा कि भाई मेरे पास S1 S2 S3 तीन स्टूडेंट है ना, जो आपके डेटा बेस में दे रखे थे, टेबल्स में दे रखे थे। अब उसको मैंने C1 C2 C3 से कर दिया तो इसका मतलब क्या निकला है, भाई इसमें सारे आ जाएंगे, जो S1 है वो C1 से भी एसोसिएट रहेगा, S2 है वो C2 भी ज्वाइन कर लेगा, S1 है वो C3 भी ज्वाइन कर लेगा, ऐसे S2 है C1 कर लेगा, S2 है C2 कर लेगा, S2 C3 कर लेगा, ऐसे ही S3 C1 C2 C3 कर लेगा। इसका ये मतलब निकला है कि जितने भी आपके स्टूडेंट है वो सभी कोर्सेज के साथ एसोसिएटेड है या सभी कोर्सेज के साथ एनरोल्ड हैं, ठीक है। अब आपने क्या किया कि इस टेबल में से ये जो टेबल आपकी निकली है इसमें से इसको माइनस कर, ठीक है। इसमें कुछ स्टूडेंट कुछ कोर्सेज में इन्वॉल्व थे, ठीक है। मैंने एक टेबल ड्राइव की जिसका मतलब है कि एवरी स्टूडेंट इनरोल है सारे कोर्सेज में। तो हमारे पास क्या निकलेगा, बताइए आंसर। इसमें से अगर इस टेबल को माइनस कर दिया जाए तो आपके पास क्या निकलेगा, क्या निकल के आएगा, कौन से स्टूडेंट की लिस्ट निकल के आएगी। अगर मैं ये कहूं कि मेरे पास ये वाली चीज है कि एवरी स्टूडेंट इन्वॉल्व एवरी कोर्सेज, ये मैंने एक रीजनिंग डेवलप की है ना। इसमें से अगर मैं ये माइनस कर दूं, इसका क्या मतलब था इस टेबल का कि कुछ स्टूडेंट किसी कोर्सेज के अंदर कुछ कोर्सेज के अंदर इनरोल्ड है। इसको अगर मैं माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या रिजल्ट निकलेगा, एक जनरल रीजनिंग के हिसाब से, है ना, डेटा के हिसाब से भी देखेंगे, आप तो जनरल रीजनिंग के हिसाब से बताओ कि क्या मतलब निकलेगा इसका।
यस, वेरी गुड। ठीक है, जब इसमें से इसको माइनस कर देंगे, आप इसको इस तरह से समझो कि मान लीजिए क्लास के अंदर 60 स्टूडेंट है ना। 60 स्टूडेंट वो हैं जो रेगुलर आ रहे हैं। अब मेरे पास एक टेबल है जिसमें से 30 स्टूडेंट हैं, वो कभी कभी आते हैं या कभी आते हैं नहीं आते हैं। जब मैं आते में सारे जब आते हैं उसमें से वो 30 माइनस कर दूंगा तो वो स्टूडेंट की लिस्ट निकल जाएगी जो कभी आते ही नहीं है। ठीक है, तो मैंने ये कहा कि ये वो लिस्ट थी आपकी कि सारे स्टूडेंट सभी कोर्सेज में इन्वॉल्व हैं। और जो हमारे पास स्टार्टिंग जो लिस्ट दे रखी है ये है कि कुछ स्टूडेंट किसी कोर्स में इन्वॉल्व है। जब मैं इसमें से इसको माइनस कर दूंगा तो मेरे पास उन स्टूडेंट की लिस्ट आ जाएगी जो कभी किसी कोर्स में अंदर इन्वॉल्व ही नहीं है। ठीक है, ये मेरी जनरल लिस्ट है। रीजनिंग के हिसाब से ये हमको दे रही है, मुझे निकालना है ये वाली रीजनिंग कि इसको हम कैसे निकालेंगे, है ना। मेरे पास टेबल नहीं दे रखी होगी, मैं टेबल के जरिए इसको आपको समझाने की फॉर्मूला ड्राइव करने की कोशिश कर रहा हूँ। टेबल आपको गिवन नहीं है तो ये कैसे फाइंड आउट करेंगे। अभी हम कर रहे हैं टेबल का यूज लेते हुए, बट आपको एग्जाम में कुछ टेबल नहीं दे रखी होगी तो फिर हम निकालेंगे कैसे। इनसे जरिए, इस टेबल के जरिए मैं फॉर्मूला ड्राइव करूंगा, उस फॉर्मूले को फिर आपको आगे पीछे करना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो मेरे पास क्या हुआ, मैंने क्या किया, इस वाली टेबल से ये निकाल दिया। तो मैंने, अब देखिए क्या हुआ है सर, SID, ये आपकी टेबल थी SID, तो सेकंड टेबल निकल के आई है, और ये CID। आराम से समझिए, कुछ भी नहीं है, ये थोड़ा सा स्टार्टिंग में आपको लगता है, बाकी कैसे करना है क्वेश्चन वही मैं बता दूँ। शॉर्ट ट्रिक्स भी हैं इसके साथ, एक बार कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। C3, ठीक है, S2, ये टेबल लिख दी है मैंने अभी जो निकाली है, S2, C2, S2, C3, ठीक है, S3, C1, S3, C2, ठीक है, ये टेबल थी आपकी फर्स्ट टेबल। अब मैंने क्या किया है, इसको माइनस किया इसमें से जो हमारे पास गिवन थी टेबल स्टार्टिंग के अंदर, SID और CID, ये टेबल हमारे पास गिवन थी क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये है S1, C1, S1, C2, S1, C3, S1, C3, S2, C1, S2, C3, S3, C1। ठीक है, तो ये जो टेबल थी वो क्या कहती है कि एवरी स्टूडेंट, ये तो कहती है कि एवरी स्टूडेंट enrolled every course, enrolled every course, ये हमने फाइंड आउट किया है ना कि सर अगर मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट कर दूंगा तो मेरे पास ये टेबल आएगी, और इसका टेबल का मतलब ये है कि सारे स्टूडेंट सभी कोर्स के अंदर इन्वॉल्व है। जब भी कार्टेशियन प्रोडक्ट करोगे तो सबका सबके साथ हो जाएगा, इसलिए इन्वॉल्व हो जाएगा ना। इसमें से मैंने ये माइनस कर, ये माइनस क्या है, इसका क्या मतलब था कि कुछ स्टूडेंट किसी कोर्स के अंदर इन्वॉल्व हैं। ठीक है, अब इसका जो रिजल्ट निकलेगा, अब माइनस कैसे करते हैं वो तो आपको पता है भाई, देख लो आप कौन कौन सी चीजें हैं। माइनस क्या होता है, जो इसमें प्रेजेंट है और इसमें प्रेजेंट नहीं है वो सारे टपल निकाल लो आप। तो मेरे पास निकल के आया सर SID, CID, ठीक है, ये मेरे पास निकल के आया। तो ये है S2, C2, S3, C2 और S3, C3। ठीक है, माइनस करना जानते हो ना भाई, जो टपल इसके अंदर है इसमें नहीं है वो सारे निकाल दो। तो जब ये टपल निकल के आए मेरे पास, तो ये टपल किसका आया सर, ये टपल वो आया है जो स्टूडेंट विच आर नॉट इन्वॉल्व इन दिस कोर्स, नेम ऑफ द स्टूडेंट विच आर स्टूडेंट not enrolled any course, enrolled these course। अब हमारे पास एक टेबल आ गई, जो स्टूडेंट जब सब में से कुछ माइनस कर देंगे तो वो स्टूडेंट की लिस्ट मिल जाएगी जो किसी कोर्स में इनरोल्ड ही नहीं है, स्टूडेंट नॉट एनरोल्ड दीस कोर्सेज। ठीक है, ये हमें लिस्ट निकल गई। अब ये तो हमारे पास पूरी टेबल निकली है, अगर स्टूडेंट निकालना है तो पाई लगा दोगे आप। ठीक है, पाई ये तो करोगे ना। अब मैं कहता हूँ कि मुझे स्टूडेंट का नेम चाहिए थे जो किसी में इनरोल्ड नहीं है, तो मुझे टेबल तो मिल गई।
ठीक है, स्टूडेंट नेम के अंदर ये वाले पाई लगा दो, उसके अंदर पाई लगाते हैं हमारे पास क्या आ जाएगी, स्टूडेंट की नेम आ जाएगा। तो हमने इस पे इस वाली टेबल पर क्या लगाया है, पाई एस आई डी कर दिया, पाई एस आई डी। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ गया, एस आई डी, डेटा में एज इट इज लिख रहा हूं, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बता देना सर। S1 S3 ये मेरे पास लिस्ट है, ये वो लिस्ट है, उन स्टूडेंट की लिस्ट है जो स्टूडेंट किसी कोर्स में इनरोल्ड नहीं है। ठीक है, द लिस्ट ऑफ स्टूडेंट which are not enrolled these courses। ठीक है, उन स्टूडेंट की मैंने लिस्ट निकाल ली है। अब मुझे लिस्ट किसकी निकालनी थी सर, मुझे आंसर निकालना था। क्वेश्चन में क्या दे रखा था स्टार्टिंग में, रिट्रीव ऑल स्टूडेंट हु आर एनरोल्ड इन एवरी केस। अब मेरे पास ये निकल के आ चुकी है, जो किसी में नहीं है वो तो निकाल ली, अब सब में है वो कैसे निकालोगे आप। तो मैंने कहा था कि सर सब में है, तो उसमें क्या है कि मेरे पास था स्टार्टिंग लिस्ट थी पाई एस आई डी। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे आप, आपके पास आपने निकाला था ना कि जो स्टूडेंट कुछ कोर्सेज में हैं इनरोल्ड, यही तो निकाला था स्टार्टिंग फर्स्ट स्टेप में। इसमें से जो किसी में नहीं है वो माइनस कर दो, ये वाली लिस्ट माइनस कर दो, एस आई डी वाली लिस्ट माइनस कर दो, ये जो आपने निकाली है ना ये वाली लिस्ट है ये माइनस कर दो। ठीक है, आप ऐसा करो, ये वाली लिस्ट आपने माइनस कर दी, एस आई डी S2 और S3 वाली लिस्ट ये आपने माइनस कर दी। ठीक है, स्टार्टिंग में क्या थी आपकी S1 S2 S3, इसका जो आंसर आया था ना फर्स्ट स्टेप का S1 S2 और S3। ठीक है, तो ये आ गया 5 SID इनरोल, ये था आपका SID S1 S2 और S3। इसमें से क्या है ये माइनस कर दो, SID S2 और S3। तो मेरे पास क्या आएगा सर, जब मैं इसको माइनस करूंगा तो फाइनल जो आंसर आएगा वो क्या निकल के आएगा, फाइनल आंसर निकल के आएगा SID S1। ये आपका फाइनल आंसर निकल गया, ये आंसर है आपका। ठीक है, ये आपका आंसर निकल के आया। ठीक है, तो मैंने कहा सर ये लिस्ट मेरे पास थी जो किसी कोर्स में इन्वॉल्व ही नहीं है। ठीक है, अब सारे कोर्स में इन्वॉल्व हैं तो मैंने ये देख लिया कि जो मेरे पास है कुछ कोर्स में इन्वॉल्व वाली में से जो बिल्कुल ही इन्वॉल्व नहीं है उनको माइनस करने पर मेरे पास वो लिस्ट निकल के आ जाएगी जो सभी कोर्सेज के अंदर इन्वॉल्व है। मैंने एक उल्टी रीजनिंग, एक रिवर्स रीजनिंग चालू की है इस टेबल के सपोर्ट लेते हुए, क्योंकि मेरे पास अभी टेबल गिवन है, लेकिन क्वेश्चन में कोई जरूरी नहीं है टेबल आपको गिवन हो सकता है गिवन हो सकता है नहीं गिवन हो। तो ठीक है, तो अब मैंने क्या किया कि ये प्रोसेस जो है ना उस प्रोसेस को एक फॉर्मूले के फॉर्म में लिख दिया। मैंने किया क्या था स्टार्टिंग में, भाई मुझे अगर डिवीजन करना है तो मैंने पूरे डिवीजन प्रोसेस में क्या किया है बताइए। पहले मैंने कार्टेशियन प्रोडक्ट किया, यही किया था ना। अगर मुझे इसका फॉर्मूला निकालना है या क्वेरी लिखनी है तो जो जो प्रोसेस मैंने किया उसको मैंने एज ए फॉर्मूले के फॉर्म में लिख दिया। पहले मैंने क्या किया था, पाई SID, ठीक है, इनरोल नंबर, इनरोलमेंट, इनरोल्ड, इसको मल्टीप्लाई किया था कार्टेशियन प्रोडक्ट से पाई CID से, पाई CID से। तो हमारे पास उन कोर्सेज की लिस्ट निकल गई थी या उन स्टूडेंट की लिस्ट आ गई थी जो सभी में इन्वॉल्व है। ठीक है, इसमें से मैंने क्या किया था, माइनस किया था इनरोल टेबल। इनरोल मतलब एक्चुअल टेबल थी ना हमारे पास जो आर थी, उसमें से माइनस करने पर हमारे पास उन स्टूडेंट की लिस्ट आ गई या वो टेबल आ गई जो कभी इनरोल्ड ही नहीं हुए, कभी इस कोई कोर्स ज्वाइन ही नहीं किया। ठीक है, उसका मैंने पाई ले लिया था, पाई लेने पर उन स्टूडेंट की लिस्ट मुझे मिल गई थी, पाई SID। इसको मैंने माइनस कर दिया थर्ड स्टेप के अंदर पाई SID इनरोल्ड से, पाई SID इनरोल्ड से, इनरोल्ड से। तो ये मेरे पास डिवीजन का फॉर्मूला आ गया है या डिवीजन की क्वेरी आ गई, ये क्वेरी ऑफ डिवीजन, क्वेरी ऑफ डिवीजन। ठीक है, अब ये फॉर्मूला मेरे पास, अब आपको क्वेरी दे रखी हो या नहीं दे रखी हो, ये टेबल दे रखा हो या नहीं दे रखा हो, ये फॉर्मूला आपको हर जगह अप्लाई हो जाएगा, है ना। ठीक है, अब आपसे क्या होगा कि भाई आपको एक टेबल कुछ वैल्यूज दे रखी होंगी, पूरी टेबल नहीं दे रखी होगी, कुछ वैल्यूज दे रखी होंगी और आपसे कहा गया डिवीजन है, डिवीजन की क्वेरी क्या होगी।
ठीक है, तो क्वेरी लिखते कैसे, आपके पास ये आ गया कि ये सारा प्रोसेस जो हुआ है वो क्वेरी का प्रोसेस हुआ है, ये मैंने ड्राइव की है, क्वेरी ड्राइव। आपको ड्राइव करनी है नहीं, ये केवल एक रीजनिंग थी जो मैंने आपको फिर रीजनिंग के हिसाब से ये चीज बताई है। अब इसको कैसे लिखोगे वो लिखना मैं बार बार आपको सिखा रहा हूँ, तो उसके हिसाब से आप हैबिचुअल हो जाओगे इसके। अब आ जाइए क्वेरी लिखते हैं इसकी, ठीक है, सेम चीज है। अब मैं आपसे ये कहता हूँ कि सर मुझे इसी के बेसिस पर, अब आपके पास दे रखा है कुछ आपको दे रखा है ए बी बी है ना, ये तो कर ही लिया ना ये भी। आपके पास क्वेश्चन था स्टार्टिंग के अंदर कि पाई ए बी आर अपॉन पाई बी एस, ये है आपका डिवीजन ऑपरेटर। क्या मिलेगा, क्वेश्चन मिलेगा। क्वेश्चन क्या मिलेगा आपको, ए मिलेगा जो इन दोनों पेयर्स के हिसाब से करेक्ट है, ठीक है। तो अब मुझे इसकी क्वेरी लिखनी है, तो क्वेरी कैसे लिखोगे सर, इसकी क्वेरी लिखनी है, अब क्वेरी लिखना है। तो आपने सबसे पहले क्या किया है सर, ये वाला और ये वाला मल्टीप्लाई किया है, ठीक है, यही तो किया था, क्रॉस प्रोडक्ट किया था इन दोनों का। तो मैंने कहा सर पाई ए, कौन सी टेबल है, आर टेबल, इसका मैंने मल्टीप्लाई किया है इस वाली टेबल के साथ, तो मुझे क्या मिल गया था, क्रॉस प्रोडक्ट मिल गया था, पाई बी इसका एस की टेबल के साथ, माइनस फिर मैंने क्या किया था, इनरोल टेबल जो है ना आर टेबल, ये टेबल है आपको, इस आर टेबल को मैंने इसमें से माइनस कर दिया, ठीक है। फिर मैंने निकाल दिया पाई एस आई डी मतलब पाई बी, इससे मेरे पास वो स्टूडेंट की लिस्ट निकल गई जो किसी चीज में इनरोल नहीं थे, माइनस फिर आपने किया है इसके अंदर पाई ए आर, ये आपकी क्वेरी बन गई, ठीक है, ये क्वेरी बन गई। अरे यार ये क्वेरी, ये डिवीजन क्वेरी बन गई, ठीक है। अब आपको टेबल नहीं दे रखी हो और आपसे पूछा गया इस तरह से कि भाई इसकी क्वेरी क्या होगी या डिवीजन कैसे निकलेगा, तो इस तरीके से आपको सॉल्व नहीं करना है आपको इसको, ठीक है। और आपको टेबल दे रखी है तो भी वहां इस तरह से सॉल्व नहीं करना है, वहां सॉल्व करने का तरीका अलग है, वो 1 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व होंगे, वो मैं बताऊंगा, है ना। अभी आपको यह है कि आपको क्वेरी लिखनी है तो कैसे लिखेंगे, निकल गया क्वेरी। अब कुछ भी है, आप कोई भी क्वेश्चन आपको गिवन हो कि भाई इसकी डिवीजन की क्वेरी लिखो, मैंने आपसे कहा सर पाई ए बी सी डी ये रिलेशन आर है, ठीक है, पाई सी डी ये रिलेशन एस है, इसकी आपको डिवीजन क्वेरी लिखनी है, ठीक है। आप देख लीजिए कॉमन है, तो आपको क्वेश्चन क्या निकालना है, ए बी निकालना है, कुछ वैल्यूज कॉमन रहेंगी, तो कॉमन वैल्यू को कंसीडर करते हुए मुझे ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये मतलब होता है, जो आपका क्वेश्चन आएगा वो ए बी की वैल्यू आएगी, ठीक है। अब मुझे इसकी क्वेरी लिखनी है, तो क्वेरी क्या लिखोगे सर, अब मैंने वही बताया है अभी तक, जो काम कर रहे हैं वो काम करते हो। पहले आपने क्या किया सर, इसको और इसको मल्टीप्लाई किया है, क्रॉस प्रोडक्ट किया है, तो आपने कहा सर पाई ए बी किसका है सर, आर का, मल्टीप्लाई पाई सी डी ये किसका है, एस, माइनस इनरोल टेबल है आर, इस पूरी को टेबल को माइनस कर दिया, ठीक है। अब है आपने निकाला है पाई ए बी, ठीक है, पाई ए बी हो गया, ये किसमें से माइनस कर दोगे, पाई ए बी आर, पाई ए बी आर, ये लो क्वेरी बन गई। इस तरीके से कुछ भी आपको डिवीजन दे रखा हो आप क्वेरी फाइंड आउट कर सकते हैं। ये लो, कितना मिनट लगा आपको क्वेरी को फाइंड आउट करने, बताइए, ठीक है। अब इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन ले लो, अब मैं क्वेश्चन करता हूं सर आपको, पाई ए बी है ना आपका, अब मैंने कर दिया बी ए, उल्टा कर दिया इसको, आर और पाई ए, कुछ वैल्यू कॉमन होगी। अब क्वेश्चन क्या निकलेगा, बी क्वेश्चन निकलेगा ना, ये दे दिया एस, ये गेट में पूछे गए हैं वाला क्वेश्चन, ठीक है, पाई ए एस, अब यह उल्टा कर दिया, अब आपको बी निकालना है, तो अब आप फॉर्मूला ड्राइव करो, उसका फॉर्मूला ड्राइव होगा, अब देखो बी और ए, इसका फॉर्मूला हो जाएगा पाई बी, ये कौन सी टेबल है, आर, मल्टीप्लाई पाई ए टेबल माइनस आर टेबल, निकालना क्या है आपको, निकालना है बी की वैल्यू, तो ये हो गया पाई बी, जो निकालना है माइनस आपके पास है पाई बी और आर, ये लो आपका फॉर्मूला ड्राइव, ठीक है। इस तरीके से आप कोई भी फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं। ये तो केवल रीजनिंग थी जो समझाने के लिए थी आपको, है ना, इसे सॉल्व नहीं करना है आपको, इससे ये बताया कि ये फॉर्मूला ड्राइव कैसे हुआ है, डिवीजन आया किस तरीके से, जो क्वेरी हम चाहते हैं, ठीक है। आपको कुछ भी दे रखा होगा या फिर आपको इंग्लिश में लिख के दे रखा होगा ना, एवरी वेवरी जो भी है आपको समझ लीजिएगा डिवीजन की बात कर रहा है, ठीक है। तो हमें इस तरीके से उसकी फॉर्मूला को या रिलेशन क्वेरी को ड्राइव करके हम ला सकते हैं। ऐसे कई क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे रिलेशनल अलजेब्रा में जो डायरेक्ट पूछे गए, ठीक है। कोई डाउट है तो बताएं।
हाँ जी, क्लियर है ना? ठीक है, और क्वेश्चन ले लीजिए इसके। मैं इसको ये कहता हूँ कि सर आपके पास क्वेश्चन है। यार क्या है? ठीक है, क्वेश्चन है आपके पास, आपको निकालना है पाई ए बी सी डी आर, ठीक है, अपॉन पाई ए बी, उल्टा निकाल दिया आपने। ठीक है, तो अब आपको निकालनी है वैल्यू सी डी की, है ना? तो सी डी की वैल्यू आप कैसे निकालोगे? इसका पहले मतलब क्या होता है, क्वेश्चन क्या होगा, सी डी। तो इसका क्या है, गेटिंग सी डी वैल्यू हमारे पास जो मिलेगी ना, इसको जब डिवाइड करोगे तो हमें क्या मिलेगी, गेटिंग सी डी वैल्यू। सी डी विच पेयर, इसका मतलब होता है विच पेयर with every value, which pair with every value of AB and S, AB of S in relation R, ये बुकिश लैंग्वेज है ना, इन रिलेशन ऑफ R, ये है बुकिश लैंग्वेज। ठीक है, हमें क्या निकालना है, जब जो भी कॉमन होगी, देखो डिवीजन के अंदर कुछ वैल्यूज कॉमन होंगी, डिविडेंड्स की और डिवाइडेंड की ना, डिवीजर की और डिविडेंड के ना, तो वो कॉमन वैल्यू तो है, उस कॉमन वैल्यू को कंसीडर रखते हुए सीडी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सीडी विच पेयर विद ईच एवरी वैल्यू ऑफ ए बी ऑफ एस इन रिलेशन आर। ठीक है, आप तो ध्यान रखिए, हमें निकालनी सीडी वैल्यू है। ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे, क्या फॉर्मूला ड्राइव करेंगे सर? हमें निकालना है, फॉर्मूला ड्राइव करना है। तो पहले क्या किया आपने, ये किया पाई सी डी है ना आपका, तो सी डी मल्टीप्लाई ए बी करो, निकालो उसका फॉर्मूला, पाई सी डी आर मल्टीप्लाई पाई ए बी एस माइनस आर, आर मतलब ये पूरी टेबल। ठीक है, निकालना क्या है, सी डी, पाई सी डी माइनस पाई सी डी रिलेशन आर, आर का सी डी रिलेशन, ये लो ये फॉर्मूला ड्राइव। ऐसे कुछ भी फॉर्मूले आपको दे रखे हो, आप ड्राइव कर सकते हैं। कॉमन एट्रीब्यूट होगा ही नहीं तो आप डिवीजन निकाल ही नहीं सकते इसके अंदर, है ना? विदाउट कॉमन एट्रीब्यूट डिवीजन नहीं निकलता। ठीक है, इवन ज्वाइनिंग के अंदर भी आप जब ज्वाइन करते हो ना, तो वहां भी कॉमन एट्रीब्यूट होना जरूरी है। लेकिन मैंने बताया था कि उस केस में जैसे कुछ क्वेश्चंस ने कॉमन एट्रीब्यूट नहीं किया तो कंडीशन अप्लाई कर दी थी, तो फिर उस केस में हम ये देख सकते हैं कि भाई वहां पर तो ये अप्लाई था ज्वाइन के अंदर, कि मान लीजिए कॉमन एट्रीब्यूट पे नहीं लगा के दे रहा है, सामने वाले ने क्वेश्चन ने दे ही नहीं रखा कॉमन एट्रीब्यूट पे, और आपसे पूछ लिया है ज्वाइनिंग वाले में, तो वहां जो भी कंडीशन दे रखी फिर उस हिसाब से आप निकाल दे, है ना? लेकिन जब आप खुद लगाओगे तो कंडीशन स्टैंडर्ड ये कहती है ज्वाइन भी तब हो सकता है जब कोई कॉमन एट्रीब्यूट हो आपके पास, विदाउट कॉमन एट्रीब्यूट आप ज्वाइन भी नहीं करा सकते, है ना? और यहाँ तो पॉसिबल ही नहीं है, आपके पास कॉमन एट्रीब्यूट होगा तभी तो डिवीजन होगा, उसी को तो कंसीडर मान के आप सीडी की वैल्यू निकाल रहे हो। ठीक है, तो आप कोई भी फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं। अब मैंने कहा आपसे सर क्वेश्चन, इस तरह के बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं गेट वगैरह के अंदर, नेट वगैरह में। ठीक है, आपके पास है पाई ए बी सी डी ई, ये रिलेशन आर। ठीक है, मैंने कहा सर पाई ए बी एस, तो हमारे पास क्वेश्चन में क्या आएगा, सी डी ई की वैल्यू आएगी। ठीक है, ए बी के रेस्पेक्ट के अंदर। तो मैंने कहा सर मुझे कैसे मिलेगा, मुझे निकलेगा पाई सी डी ई रिलेशन आर मल्टीप्लाई पाई ए बी रिलेशन एस माइनस आर, ये आपने निकाल लिया है। पाई क्या है आपका, पाई निकालना क्या है, सी डी ई माइनस पाई सी डी ई, इसमें से रिलेशन आर में से, ये लो फॉर्मूला ड्राइव किया। ये डायरेक्ट पूछे जाते हैं इस तरह से क्वेश्चन, है ना? या तो इस फॉर्म में दे दिया जाएगा कि आप रिलेशन निकालो, या फिर आपको ऐसे भी दे सकता है इन जनरल इंग्लिश में कि सर रिट्रीव ऑल स्टूडेंट एवरी कोर्स, जहां भी एवरी लगे है समझ लो डिवीजन है, और आपसे डायरेक्ट फॉर्मूला पूछेगा, है ना? विदाउट टेबल अगर कुछ दे रखा है तो वो फॉर्मूले की बात कर रहा है, मतलब वो रिलेशनल क्वेरी की बात कर रहा है। ये है, इसको सॉल्व नहीं करना आगे, ये तो रिलेशनल क्वेरी है ना।
और आपको टेबल दे रखी है और आपसे पूछी जाए कि अगर डिवीजन ऑपरेटर लगा रहे हैं, डिवीजन ऑपरेटर लगा रहे हैं, तो फिर आंसर क्या होगा, क्या टपल होगा, उसका निकालने का तरीका लिख लेगा यहीं से, है ना, लॉजिक तो यहीं से लिख लेगा, बट वो बहुत शॉर्टकट रखेंगे, तो कैसे काम करेंगे वही बताएंगे, है ना। तो ये है आपका इस तरीके से। अब कुछ भी क्वेश्चन आपको दे दो, आप उसकी रिलेशन क्वेरी लिख सकते हो। पाई सी डी ई, ये रिलेशन आर है, मैंने कहा कि पाई ई, ये रिलेशन एस है, लगाइए इस पे। तो मैंने कहा सर क्वेश्चन क्या होगा, सी डी होगा आपका, तो ये हो गया पाई सी डी आर मल्टीप्लाई पाई ई एस माइनस आर, निकालना क्या है, पाई सी डी माइनस पाई सी डी आर। ये लो आपका फॉर्मूला बन गया, ये आपका फॉर्मूला बन गया, या रिलेशन क्वेरी बन गई, ये पूरी रिलेशन क्वेरी है। ठीक है, तो किसी भी तरीके से आपसे कोई भी डेटा दे रखा हो, कोई भी एट्रीब्यूट दे रखा हो, आप रिलेशन क्वेरी को ड्राइव कर सकते हैं। ठीक है, इस तरफ जाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर समझ में, ये केवल समझाने के लिए, रीजनिंग डेवलप करने के लिए था कि भाई ये फॉर्मूला मैंने कैसे ड्राइव किया। अब फॉर्मूला आ गया है, फॉर्मूला का तरीका, अब आपको कुछ भी डिवीजन ऑपरेटर दे रखा हो उसका फॉर्मूला बना दीजिए, रिलेशन क्वेरी बना दीजिए, कहने का मतलब ये। ठीक है, ये आपका रिलेशन क्वेरी, कुछ भी दे रखा हो, मान लीजिए क्वेश्चन दे रखा है पाई सी के एन पी एल, ये आर दे रखा, कितनी बड़ी दे रखा हो, कितना भी छोटा दे रखा हो, कोई मतलब नहीं है ना। आपको दे रखा है सी के एस, लगाइए, इसको डिवीजन करना है। जब डिवीजन करोगे तो एन पी एल आएगा आपके पास, तो मैंने कहा सर पाई एन पी एल मल्टीप्लाई पाई सी के माइनस आर। ठीक है, ये हो गया पाई एन पी एल माइनस पाई एन पी एल, ये रिलेशन आर का, ये लो क्वेरी बन गई। कितना टाइम लगा मुझे बताओ इसके अंदर, ये ठीक है, ये क्वेरी बन गई। हाँ जी, अब बताइए क्लियर है या नहीं है। अब आपको कोई भी डिवीजन दे रखा है, उसकी क्वेरी लिख सकते हैं आप। दो तरीके से पूछा जाएगा, या तो इस तरीके से पूछ लेंगे, या फिर इन जनरल इंग्लिश की लैंग्वेज में पूछ के आपसे क्वेरी पूछ लेंगे। जहां भी एवरी लगा है इसका मतलब डिवीजन की बात हो रही है, और ये सारा आप फाइंड आउट कर सकते हैं। कोई ना कोई वैल्यू कॉमन होगी, है ना। तो क्वेश्चंस में क्या होगा, जो जो निकालनी है, सीखे हैं तो एनपीएल निकालना है क्वेश्चन में, इनको रेफरेंस मान के। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, अब आपने निकाल लिए है, अब कुछ भी आपको दे रखा हो आप उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। मेरे हिसाब से अब आपको कोई दिक्कतें आनी नहीं चाहिए। क्लियर है सबको। हाँ जी, अमर एंड भूपेंद्र, इज दिस क्लियर। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है जो गेट में 2022 में पूछे, इसका कई क्वेश्चन बने हैं रिलेशनल अलजेब्रा के। समझ में आने के बाद कोई दिक्कतें नहीं आती, अदरवाइज ये बहुत पहाड़ बन के आ जाते हैं, क्योंकि इसमें रिलेशनल अलजेब्रा में रीजनिंग बेस्ड काफी क्वेश्चन होते हैं, कॉन्सेप्ट यही रहेंगे सारे, बट वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली कभी टेबल देगा, कभी टेबल नहीं देगा, कभी रिलेशन डेवलप करके देगा, है ना। तो आपको थोड़ा सोचना पड़ता है, इसमें प्रैक्टिस मांगती है थोड़ा सा, है ना, और कुछ भी नहीं। अब ये है गेट 2022 का क्वेश्चन है, गेट 2022 का क्वेश्चन है। ठीक है, कि कंसीडर द फॉलोइंग थ्री रिलेशन इन द रिलेशनल डेटाबेस। मैं डायरेक्टली रिलेशन लिख रहा हूँ ना, पूरी लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूँ, तो टाइम लग जाएगा इसके अंदर। एम्प्लॉय, आपको तीन रिलेशन दे रखे हैं, एक एम्प्लॉय रिलेशन है, इसमें दे रखा है ईआईडी, ईआईडी नेम। ठीक है, ये आपको नेम दे रखा है, ये नेम दे रखा है। ठीक है, दूसरा रिलेशन दे रखा है, रिलेशन मतलब टेबल दे रखी है, ब्रांड, इसमें दे रखा है ब्रांड, बी आई डी, बी आई डी ब्रांड आईडी, और ब्रांड नेम, ब्रांड नेम। ठीक है, तीसरा है ऑन, ऑन करके टेबल है, जिसमें है ई आई डी, ई आई डी और बी आई डी, बी आई डी, ये दे रखा है। तीन टेबल, तीन रिलेशन दे रखी है, और क्वेश्चन ने पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग relational algebra, relational algebra
रिलेशनल अलजेब्रा expression return the set of EIDs who own all the brands, brands ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, अब आपसे पूछा रिलेशनल अलजेब्रा एक्सप्रेशन मतलब क्वेरी पूछी एक तरह से, रिटर्न द सेट ऑफ EID हु ऑन ऑल द ब्रांड्स। ठीक है, अब इसमें 4 ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, मैं एक बार ऑप्शन भी आपको लिख देता हूं ताकि आपको आसानी हो जाएगी। ए, ठीक है, पाई EID, ठीक है, पाई EID डॉट BID, ठीक है, ऑन डिवाइडेड बाय पाई BID ब्रांड। ठीक है, बी ऑप्शन है आपके पास पाई EID, यह है ऑन माइनस पाई EID ऑन into pi BID brand minus pi EID BID on। ठीक है, सी ऑप्शन है आपका। अब ये देखने में है कुछ भी नहीं है, वही जैसे आपने डिवीजन किया था ना वैसे डिवीजन करना है बस इसमें। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन को ढंग से देखना है कौन कौन सी टेबल का पूछ रहा है वो, है ना। EID पाई EID, यह है BID और आराम से करो कोई जल्दी नहीं है, पाई BID और यह है ऑन। ठीक है, और चौथा ऑप्शन है पाई EID, ठीक है, पाई EID और मल्टीप्लाई, हालांकि थोड़े से लंबे होते हैं, टाइम लग जाता है, कल इसके सारे क्वेश्चंस और भी हैं वो सब करवा देंगे आपको। ठीक है, उसको मैं PPTs वगैरह में ले आऊंगा तो टाइम अपना सेव हो जाएगा। BID और पाई BID, ठीक है, और ये है ब्रांड। अब आपसे पूछा क्या गया, ये 4 ऑप्शन है। अब देखो आप पूछा क्या है, हमको ये 3 रिलेशन गिवन है, एम्प्लॉय आईडी, ब्रांड, ऑन। ठीक है, तो यहाँ देखो पूरा, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन एक्सप्रेशन, ठीक है, मतलब रिलेशन क्वेरी के बारे में पूछा। रिटर्न, कौन सी क्वेरी रिटर्न होगी अगर हम क्वेरी लिखें तो, द सेट ऑफ EID हु ऑन्स ऑल द ब्रांड। ठीक है, सेट ऑफ EID हु ऑन्स ऑल द ब्रांड। ठीक है, तो हमें क्या है, वो सेट ऑफ EID निकालनी है हु ऑन्स ऑल द ब्रांड, जो सारे ब्रांड को ऑन करे। तो इसमें क्या एक टेबल से काम हो जाएगा क्या? ठीक है, हमें EID चाहिए उन लोगों की जो ब्रांड के सभी ब्रांड को ऑन करते हो। जब भी है ऑल द ब्रांड, इसका मतलब आप ये तो समझ जाइए कि डिवीजन की बात कर रहे हैं। ये तो क्लियर होगा कि सर ये डिवीजन की बात कर रहा है। मैंने कहा जहां ऑल एवरी इस तरह की चीजें आ रही है वो डिवीजन की बात है ना। तो मुझे EID फाइंड आउट करनी है जो ऑन करता है ऑल द ब्रांड। तो क्या एक टेबल में हो जाएगा EID और ब्रांड का जो है ना, ब्रांड की BID है आपके, है ना, सारे ब्रांड को ऑन कर रहा हो, तो BID भी चाहिए और हमें क्या चाहिए, मतलब एक तरह से ब्रांड नेम भी चाहिए जो ब्रांड को सब कुछ कर रहा हो, EID भी चाहिए। तो इसके अंदर क्या ब्रांड नेम और EID है क्या? नहीं है। तो इस टेबल से तो एक टेबल से तो इससे भी नहीं हो सकता। ब्रांड पे आइए BID और B नेम है, लेकिन हमें क्या चाहिए, EID और ब्रांड का नेम चाहिए, है ना। तो इससे सारा नहीं हो सकता, ब्रांड का नेम तो मिल जाएगा लेकिन ये नहीं मिलेगा। इसमें क्या है आपका
EID और BID, तो EID है BID है ना, लेकिन हमें ब्रांड नेम नहीं है। तो कहने का मतलब ये दो टेबल लगने वाली है, और डिवीजन के अंदर दो रिलेशन तो लगेंगे लगेंगे, है ना, ये तो कॉमन सेंस वाली बात है, तभी तो जाके डिवीजन होगा आपका, उससे पहले डिवीजन होगा कैसे, है ना, अकेले टेबल पे तो डिवीजन होगा नहीं आपका, तो कम से कम आपकी दो टेबल तो लगनी ही लगनी है। तो आपकी कौन कौन सी टेबल लगी है इसके अंदर सर? इसमें टेबल लगेगी आपकी ब्रांड वाली और ऑन वाली, ठीक है। तो मैंने कहा सर ये टेबल निकल के आई हमारे पास, सर मेरे पास टेबल के निकल के आई है ऑन, ये है आपका पाई EID और BID। इस टेबल से मैं क्या निकाल रहा हूं? ब्रांड, कॉमन क्या है आपका BID, ठीक है। तो ये हो गया आपका पाई BID, ठीक है। ये कौन सी टेबल है? ब्रांड, ये ब्रांड, ये लो हमारे पास ये निकल गया, ये निकालना है, डिवीजन निकालना है, ये दोनों टेबल से है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है कि BID को कंसीडर करते हैं EID निकालना क्या है? रिटर्न सेट ऑफ EID, निकालना तो EID है, तो हमारे पास जो क्वेश्चन आएगा वो EID आएगा, लेकिन किसको? जो ऑन करता है ऑल ब्रांड को, BID EID, मतलब इनको दोनों को कंसीडर करते हुए, जब इनका मतलब ये होता है कि ये सब ऑल के लिए, इस BID के सभी वैल्यूज के लिए EID निकालनी है, ये आ गया आपका, है ना। ऑन्स ऑल द वैल्यूज ऑफ ब्रांड, इस ब्रांड की सभी वैल्यू को कंसीडर रखते हुए इस ब्रांड की EID पे फाइंड आउट कर दिया, ठीक है। ये हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया? विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनल एक्सप्रेशन, मतलब रिलेशनल एक्सप्रेशन निकालना है, रिटर्न द सेट ऑफ EID, निकालना क्या है? EID निकालना है। हु ऑन ऑल द ब्रांड्स, जो सभी ब्रांड्स को ऑन करता हो। तो इसमें टेबल कौन सी लग रही है? ब्रांड टेबल लग रही है, ऑन टेबल लग रही है। तो मैंने इसका डिवीजन जनरल फॉर्मूला लगा दिया, ये वाला ऑन वाला अपॉन ब्रांड, तो हमें ये निकल के आ जाए। इसको उल्टा नहीं कर सकते आप भाई साहब, उल्टा करोगे तो फिर कैसे होगा काम आपका, है ना। उल्टा करोगे तो EID नीचे आ जाएगा ना आपका, निकालना ऊपर वाला है ना अपने को। तो ये कॉमन वैल्यू होगी BID वाली, और ये EID होगी, तो ये जनरल फॉर्मूला बन गया। अब इस फॉर्मूले के हिसाब से आप क्या निकाल लीजिए? फॉर्मूला ड्राइव कर लीजिए, रिलेशनल एक्सप्रेशन कर लीजिए। अब इसका रिलेशनल एक्सप्रेशन क्या बनेगा? अगर मैं यही लिखूं इसका रिलेशनल एक्सप्रेशन, तो क्या बनेगा सर? इसका क्या बन जाएगा? P EID किसका है? आउन टेबल का, आउन टेबल मल्टीप्लाई P BID किसका? ब्रांड टेबल का, माइनस R का मतलब ये पूरी टेबल है, या तो R लिखा होगा या ऑन टेबल का नाम लिखा होगा, या पूरा ये पूरा एक्सप्रेशन लिखा होगा, तो ये ऑप्शन में देख लेना आप, है ना। तो पाई EID BID, यही है ना आपका BID, ठीक है। ये कौन सा है? ऑन टेबल, ये फर्स्ट रिलेशन था, ठीक है। ये मैंने कर दिया है पाई EID माइनस पाई EID, इसमें से आउट, ये लो आपकी क्वेरी बन गई। अब देख लो इन चारों में से कौन सा करेक्ट है, इन चारों में से कौन सा करेक्ट आंसर है, क्या ये आंसर करेक्ट है क्या नहीं। अब ये देखो आप, देखो PEID मल्टीप्लाई PBID, यही तो निकला, PEID मल्टीप्लाई P ब्रांड माइनस, अब इसने R की जगह पूरा नाम लिख दिया है उसका, है ना, माइनस दिस, ठीक है। ये PID पूरा नाम है, R भी लिख सकते हो, ये पूरा नाम लिख दिया है, ठीक है। फिर निकाला क्या है? पाई EID आपने निकाला है, और पाई, ये आंसर आपका करेक्ट। तीसरा देखो, इस तरह कोई निकल रहा है कि ये तो ऑन टेबल पे लग रहा है, ये भी गलत है, ठीक है। ये है, ये भी गलत है, ये लो आंसर निकल, इस तरीके से इनका आंसर निकाला जाता है। हाँ जी, बी है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर सिंपल दे रखा तो ऑल है, तो इसका मतलब हमेशा डिवीजन लगेगा, तो आप पहले डिवीजन का लिखा, डिवीजन लगेगा तो कोई एक तो रिलेशन नहीं होगा, मिनिमम दो रिलेशन होंगे। तो आपका जो निकाल के आ रहा है, क्वेरी आ रही है, कम से कम दो रिलेशन पे, दो पे ही आएंगे, और तो क्या है रिलेशन। आप अरे भाई भाग भी दोगे, डिवीजन भी करोगे, तो दो वैल्यू तो होंगी ना आपके पास, दो रिलेशन तो होंगे, तो आपके पास ये रिलेशन निकल के, आप निकालना क्या? EID। तो आपने क्या किया? सबसे पहले ये EID है, तो EID इसमें है, तो ऊपर लिख दिया ये वाली EID, और ये वाली BID इसके ब्रांड के हिसाब से। तो EID की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए इन वैल्यूज को कंसीडर रखते हुए, ऑन की BID वैल्यू को कंसीडर रखते हुए, इन सभी की वैल्यूज के लिए EID वैल्यूज हमको फाइंड आउट करें, जो EID वैल्यू इन सभी के लिए सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है। तो वो हमको निकाल लिया, इसका मतलब होता है डिवीजन निकालना है। तो हमने एक जस्ट फॉर्मूला बना लिया, इस फॉर्मूले के हिसाब से मैंने रिलेशनल क्वेरी लिख दिया, रिलेशनल एक्सप्रेशन लिख दिया, ये लो। अब कई बार ऐसा भी करते हैं कि ये जो मैंने निकाला PID ऐसा, इसको ये पूरा नाम लिख के एस टेबल लिख देते हैं। भाई ये किस टेबल का था? ये इस एस टेबल का था ना भाई, मान लो ये R है, ये एस टेबल है, तो इसको जगह एस भी लिख देते हैं। बहुत बुकों में डायरेक्ट एस भी लिखा है, एस का मतलब ये वाला है। अब ये पूरा लिखा है ना हमने, ये वाला, ये इसको ये ना लिख के R भी लिख देते हैं। भाई हमने ये तो किया था स्टार्टिंग में, ये R लिखा था, अब R ना लिख के पूरी टेबल का नाम दे, ये सी के है, सी के किसका था? इसका था, इसका नाम लिख के एस भी लिख सकते हैं। ये R है, R ना लिख के पूरी इसका नाम लिख सकते हैं आपका, है ना, ये पूरा आपका
लिख के दिया जा सकता है। तो डिपेंड करता है ना कि भाई एक्सप्रेशन कैसा यूज ले रहे हैं। तो मतलब एक ही है इसका, पाई सी के या मल्टीप्लाई एस। एस का मतलब नहीं है कि पाई सी के आपको किया है। ये रिलेशन आर है, आर का मतलब पूरा रिलेशन है, ये वाला है ना, ये वाला रिलेशन है। आर जो भी आया ना आपका वो है ये वाला, ये वाला है पाई ईडी, ये वाला आर था। ठीक है, आर मतलब जो आर के अंदर वैल्यूज हैं आपकी। आर में कौन कौन सी वैल्यूज हैं आपकी, ये वाली वैल्यू पी आई डी, बी आई डी और आर। ठीक है, ये आर है, तो उसकी जगह आर भी लिख सकते हो या पूरा एक्सप्रेशन लिख सकते हो, जैसा क्वेश्चन में गिवन हो वैसा कर दीजिए। ठीक है, क्लियर है? इसमें कोई डाउट है तो बता दीजिए। ठीक है, तो अब आपसे दो तरीके से, या तो इंग्लिश लैंग्वेज में पूछ सकते हैं या डायरेक्टली ये दे सकते। इंग्लिश लैंग्वेज में पूछा है तो पहले उसका जनरल जो डिवीजन फॉर्मूला है वो बना लो, और फॉर्मूला से फिर रिलेशन एक्सप्रेशन लिख दो। एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं वो मैंने आपको बता दिया है। कैसे भी क्वेरीज हो, आप इस तरह का कोई भी हो आप क्वेरी लिख सकते हैं। 2 मिनट का काम है आपको। ठीक है, और ज्यादा सोचने की इसमें कोई खास आवश्यकता नहीं, ये आपका काम। ये डिवीजन क्वेरी हो गई। बताइए अब इसमें कोई डाउट है तो बताइए। हाँ जी, अमर एंड भूपेंद्र। हाँ जी बच्चों, इज क्लियर? ठीक है, अब दूसरा इसका वेरिएंट है कि सर रिलेशनल एक्सप्रेशन लिखना या क्वेरी लिखना तो हम सीख गए, लेकिन दूसरा वेरिएंट है कि हमारे पास टेबल गिवन है और हमको आंसर निकालना है, टपस निकालना है जो रिलेशनल या फिर जो डिवीजन को सपोर्ट करे या डिवीजन के हिसाब से करेक्ट हो। ठीक है, इसका दूसरा वेरिएंट है कि सर एक तरह से क्वेश्चन ये बन जाते हैं आपके। दूसरे क्वेश्चन है कि सर आपको सब कुछ दे रखा है और आपसे पूछा डिवीजन का आंसर क्या होगा, मतलब कितनी टपल सेटिस्फाई होंगी, फाइनल आंसर क्या होगा वो दे रखा है। ठीक है, यहां तो हमने रिलेशनल एक्सप्रेशन लिखना सीखा था। तो डिवीजन ऑपरेटर का नेक्स्ट वेरिएंट है। ठीक है, अब इस पर पूरा 1 घंटा लग गया, लेकिन है कुछ नहीं, आप समझ में आ गया तो आपको कुछ नहीं है, 2 मिनट का क्वेरीज है। तो समझने में टाइम लगता है, समझ में आ जाने के बाद कुछ नहीं होता है ना, तो 2 मिनट के अंदर होता है। तो उसको समझाने में फिर टाइम लगता है, प्रोसेस में टाइम लगता है। ठीक है, किसी भी चीज के अंदर आप प्रोग्रामर बनोगे भी तो उसका जो प्रोसेस है वो इतना लंबा होता है कि फिर थका देता है। लेकिन जब बन जाओगे, जब आपने सारा कोर्स कर लिया तो आपको लगेगा यार ये तो 5-5 मिनट के क्वेश्चन थे, 2 मिनट के क्वेश्चन था क्या है कोर्सेस के अंदर। ठीक है, तो प्रोसेस टाइम लेती है, प्रोसेस हो जाने के बाद तो फिर कुछ भी नहीं है। अब ये पूरा आप कोई भी रिलेशनल क्वेरीज है ना इसकी डिवीजन की, वो सॉल्व करने में 30 सेकंड के अंदर आप बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये बनी कैसे इसको समझने में आपको 1.25 घंटे लग जाते हैं। ठीक है, तो ये होता है। चलो, अब डिवीजन ऑपरेटर का नेक्स्ट वेरिएंट है। नेक्स्ट वेरिएंट का मतलब है कि सर ऐसे क्वेश्चन, नेक्स्ट वेरिएंट सब कुछ दे रखा है आपको, टेबल भी दे रखी है और आपको दे रखा है और पूछा है आपके कि अब आपको क्वेरी नहीं लिखनी है, अब आपको डिवीजन है, डिवीजन का दे रखा है, इसका डिवीजन करने पर आपका क्या आउटपुट आएगा, कौन सी टपल आपको सेटिस्फाई करेगी, क्या है ना एक्चुअल आंसर। अभी तक मैंने क्वेरी लिखी थी, अब हमको सब कुछ दे रखा होगा क्वेश्चन के अंदर और हमसे पूछा जाएगा कि आंसर निकालिए। चलो, इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं कि सर आपको 2 रिलेशन दे रखे हैं, सप्लायर और पार्ट्स। एक है सप्लायर, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन लिख रहा हूँ, डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूँ, लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूँ, लंबा हो जाएगा ना। सप्लायर्स, दूसरा है पार्ट्स। ये सप्लायर टेबल है, इसमें है आपके SID और PID, SID और PID, ये करके 2 एट्रीब्यूट। दूसरी टेबल है आपकी पार्ट्स, ये है आपकी पार्ट्स की टेबल। ठीक है, इसमें है आपके S1 P1 S1। रिलेशनल एल्जेब्रा से बच्चे काफी डरते हैं, बाकी है कुछ नहीं। आप एक ही मुश्किल से 7 या 8 तरह के क्वेश्चंस के पैटर्न होते हैं, बस उसी पर क्वेश्चंस बनते रहते हैं, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। P1, जब तक आप उसको करते नहीं हो ना वो बहुत टिपिकल चीजें लगती है, बट एक बार करना स्टार्ट हो जाता है, अभी सारे क्वेश्चन, ये भी शायद गेट 2002 का या 4 का कुछ ऐसा क्वेश्चन है। ठीक है, P3 S1 है, S1 P4, S1 P4, S2 P1,
S2 P2 S3 P2 S4 P2 और S4 P4 4 P4। एक टेबल हमको ये दे रखी है और दूसरी टेबल है P2 P4 P2 P4। ये क्या है आपका PID, ये है आपकी PID, ठीक है। और आपसे पूछा गया है कि सर पाई सीरियल नंबर, ये सीरियल है ना, ये सीरियल नंबर SID से है, ये है ना, फाइंड SID, SID कर दो SID PID PID, ठीक है। सप्लायर सप्लायर डिवाइडेड पाई पार्ट आईडी पार्ट्स। ये आपसे क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। ये आपको दे रहे हैं, टेबल दे रखी है और यहाँ पे डिवीजन क्वेरी लगा रखी है और पूछा गया है द नंबर ऑफ टपल, द नंबर ऑफ टपल्स आर देयर इन द रिजल्ट। अब इसका रिजल्ट क्या आएगा, कितने नंबर ऑफ टपल्स आएंगे इस रिजल्ट में, ये पूछ रहा है आपसे। नंबर ऑफ द रिजल्ट व्हेन द अबव रिलेशन क्वेरी एग्जीक्यूट, ठीक है। वो तो जब ये क्वेरी एग्जीक्यूट होगी तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, नंबर ऑफ टपल्स कितने आएंगे, इसका रिजल्ट क्या आएगा, ठीक है। अब आपको वो देगा, अब आपको रिलेशन एक्सप्रेशन लिखने की जरूरत नहीं है, इसको डायरेक्ट सॉल्व करना होता है ना। ये सेकंड वेरिएंट है, ये वाला आपकी टेबल है, ये दूसरी टेबल है, ठीक है। कैसे निकालेंगे सर, मैंने कहा है आपको वैल्यू क्या क्वेश्चन में क्या है, 5 SID की नंबर ऑफ टपल्स दैट आर इन द रिजल्ट, कितने टपल निकल के आएंगे इनको कंसीडर करते हुए, ठीक है। तो अब देखो आप, इसका मतलब क्या होता है, अगर हम जनरल लेमैन में बात करें तो ये कहता है कि सर जब हमने ये किया ना, PID से डिवाइड किया है, इस वाली को सप्लायर को पार्ट से मैंने डिवाइड किया है, जनरली मैं इसका मतलब ये निकालता हूं, है ना, या S/P, यही तो है इसका मतलब, डिवाइड किया है। तो जब डिवाइड किया है मैंने इसमें, तो P2 है और P4 है, इसमें दो एट्रीब्यूट हैं, आपको दो टपल हैं। तो पहले हम ऐसा करते हैं, P2 को कंसीडर करके करते हैं। इसका मतलब क्या निकल रहा है, अब हमको जनरल उसमें सॉल्व कर रहे हैं ना, ज्यादा टिपिकल नहीं। अब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है कि विदिन सेकंड आपका सॉल्व हो। P2 P4 है आपका, ठीक है। सप्लायर डिवाइडेड बाय P है, इसका ये तो मतलब है कि हमने डिवीजन ऑपरेटर किया है। तो मैंने सबसे पहले क्या किया कि जो पार्ट P2 है, ठीक है, ये वाला पार्ट P2 है। अब P2 के लिए जो SID निकालना है हमको, SID है भाई, जो इनका जो क्वेश्चन निकलेगा इसको सॉल्व करोगे तो SID निकलेगा ना। तो अब इसका ये मतलब है कि सर जो P2 है, ये देखिए कि SID में कितने एट्रीब्यूट टेबल हमको गिवन है, यहाँ पर हमको रीजनिंग तो डेवलप नहीं करना है। S1 S2 S3 तीन जो सप्लायर्स हैं जिनकी आईडी S1 S2 S3 है, वो क्या P2 से एसोसिएटेड है, क्या वो इस P2 को सप्लाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये देखिए आप। क्या S1 P2 को सप्लाई कर रहा है क्या, हाँ कर रहा है, ठीक है। S2 पहले, हाँ S2 कर रहा है क्या आपका, S2 भी कर रहा है, S3 कर रहा है, हाँ सर S3 भी कर रहा है, S4 नहीं कर रहा है आपका, S4 एक मिनट, S4 भी कर रहा है, ये P2 तो है, हाँ S4 भी कर रहा है, ठीक है। हमने कहा कि सर हमको ये निकालना है कि P2 है, तो P2 से जो S1 S2 S3 जितने भी सप्लायर है, कौन कौन से सप्लायर P2 को सप्लाई कर रहे हैं, P2 से एसोसिएटेड है, आप ये मान लो, है ना, लैंग्वेज से मत जाओ। आप तो देखो कि P2 से जो स्टूडेंट को हमें निकालना है SID, तो कौन सी SID P2 के साथ एसोसिएटेड है या P2 से कनेक्टेड है, तो ये वाली है, हाँ सर ये वाली है S1। और देखो P2 कहाँ है, P2 है, S2 है, हाँ S2 है, ये है P3 S3 है और ये S4 है, ठीक है। तो मेरे पास अगर मैं P2 को सॉल्व करता हूं पहले, तो मेरे पास क्या आंसर आया सर, P2 को सॉल्व करने के बाद, P2 को सॉल्व करने के बाद मेरे पास आंसर आया S1, है ना, S1 S2 S1 S2 S3 और S4, ये आंसर है। अब नेक्स्ट जो भी ऑपरेशन करोगे वो इसी टेबल पे कर दो आप, है ना। नेक्स्ट ऑपरेशन या नेक्स्ट जो भी है, नेक्स्ट ऑपरेशन इसी टेबल पे करो। नेक्स्ट ऑपरेशन क्या होगा आपका कि सर अब आप ये चेक आप करो P4 के लिए कि क्या ये जो चारों हैं S1 S2 S3 S4, ये चारों क्या P4 से एसोसिएटेड है क्या, P4 देखो, P4 से S1 है, हाँ ये वाला है। देखो आपके पास क्या टेबल आई थी, S1 S2 S3 और S4। मैंने कहा है आपको P1 आपने चेक कर लिया था, P2 सॉरी
क्या है यार, ये P2 चेक करो, P4 देखो, P4 है क्या S1 में? हाँ है, S1 में है, चेक कर लिया। अब P4 चेक करो आगे, P4 कहाँ है? S4 में, S4 में है क्या? S2 और S3 में है क्या? S2 S3 में नहीं है, तो ये इन टपल्स को नहीं लेंगे। तो फाइनल आंसर आ जाएगा आपके पास S1 और S4, ये फाइनल आंसर है। ये लो आंसर आ गया। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया था कि आप ये देखिए, इसका मतलब क्या था कि SID निकालनी है, ये SID निकालनी है अपने को जो इन दोनों को सेटिस्फाई करे SID के साथ। ठीक है, इसका जनरल भाषा में मतलब ये निकल रहा है। तो मैंने ये कहा कि सर ये P2 है ना, ये इससे जुड़ा हो, मतलब ऐसा SID निकालनी है हमको, या वो सप्लायर्स निकालने जो P2 से भी एसोसिएटेड हो और P4 से भी एसोसिएटेड हो। आप इसको जनरल में ये समझिए, उसको भी सप्लाई कर रहे हो, उसको भी सप्लाई करो। P1 का निकाला तो P1 को कौन सप्लाई कर रहा था? P1 को S1 कर रहा था ना, हाँ ठीक है। फिर यहां देखो P1 को S2 भी कर रहा है, ठीक है। अरे P2 था ना, P1 थोड़ी निकालना था अपने को यार। P2 है तो आपका P2 का क्या निकल के आ गया था? एक दो, P2 को S1 भी कर रहा है, P2 देखिए S2 भी कर रहा है, P2 को S3 भी और P4 को S3 भी। तो हमारे पास ये निकल के आया था। अब जो है ना P4 वाला, अब आपको दोबारा पूरा चेक मत करो तो कंफ्यूजन हो जाएगा। डेटा ये तो चलो टेबल छोटी है, टेबल बड़ी भी हो सकती है। तो हमारे पास ये निकल के आया। अब P4 है ना, वो डायरेक्टली इस पे चेक लगा दो। अब P4 है तो ये निकल के आया कि सर P4 तो दोनों सेटिस्फाई होने चाहिए, है ना। तो P4 इसमें देख लो कि सर P4 S1 से एसोसिएटेड है, S2 से, S3 से, S4 से, किस से एसोसिएटेड हो रहा है ना। P2 हमने चेक कर लिया है, तो P2 से भी एसोसिएटेड होना चाहिए, P4 से भी एसोसिएटेड होना चाहिए, दोनों कंडीशन होना चाहिए। P4 से हम कर चुके हैं, अब जो आप P2 से कर चुके हैं तो P4 है ना, वो इससे चेक कर लीजिए कि P4 से S1 एसोसिएटेड है क्या? P4 हाँ S1 है और S4 से है। तो ये जो S1 और S2 है, ये आपकी SID है, ये सप्लायर्स नेम है, सप्लायर ID है, जो आपके डिवीजन कंडीशन को फुलफिल करते हैं। ये आंसर आपका फाइनल आंसर है। इस तरीके से आप इसको निकालेंगे। ठीक है, क्लियर है सबका? अब बताइए कितने सेकंड लगे इसको करने में? जो भी वैल्यू दे रखी है उनको देख लीजिए, उससे कितने सारे कौन कौन से एट्रीब्यूट, कौन सी SID उन सबसे एसोसिएटेड है। P2 से भी है, P4 से भी है। तो S1 P2 से भी है, P4 से भी। S4 है वो P2 से भी है, P4 से भी है। S2 और S3 किसी एक से हो सकते हैं, एक से मतलब नहीं है। जितने भी एट्रीब्यूट इसके अंदर है वो सबसे एसोसिएटेड होना चाहिए। वो आंसर हमको फाइंड आउट करने हैं। ये डिवीजन का एग्जैक्टली मतलब है। ठीक है, तो हाँ, नंबर ऑफ टपल्स कितने आ गए? 2 टपल आ गए। कौन कौन से? एक ये वाला टपल है, एक ये टपल है। क्लियर है? हाँ, 2 टपल है। वैसे तो आप देखकर भी निकाल सकते हो, ऐसा नहीं, लेकिन टेबल कई बार बहुत बड़ी बड़ी टेबल्स है। गेट में अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो ऐसा है कि 30-30, 40-40 तक की इन्होंने टेबल दे रखी है। तो आप पहले ये कर दीजिए, एक एक को निकाल लीजिए, फर्स्ट वेरिएंट ही आ जाएगा। उसके बाद सेकंड जो है ना, इसका रेस्पॉन्स इस पर लगा दिया, मान लो ये वाला रेस्पॉन्स लगा दिया, है ना, ये रेस्पॉन्स हो गया। अब जो भी आपको दूसरा भी इसमें कोई एट्रीब्यूट दे रखा होता है, फिर इस पर लगा देते हैं। मतलब पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं, पहले भी इस पर आ गया, सेकंड जब चेक कर रहे हो ना, सेकंड एट्रीब्यूट, सेकंड टपल P4, तो P4 इस पर कर लीजिए। P2 तो चेक होने के बाद ही तो ये रिट्रीव होके आई है, इस पर P4 लगा दीजिए। मान लो यार, अब इसमें मान लो कोई P3 लगा होता तो P3 पूरे पे लगाने की जरूरत नहीं, इस पर लगा दीजिए आपका। तो हमें वो SID मिल जाएंगी जो दोनों से एसोसिएटेड है, P2 से भी एसोसिएटेड है और P4 से भी एसोसिएटेड है। ठीक है, तो ये आपका डिवीजन का मतलब है। सेकंड टाइप के क्वेश्चन इस तरीके से बनते हैं। 2 ही तरह के क्वेश्चन आपके डिवीजन में बनेंगे, या तो आपसे रिलेशनल एक्सप्रेशन लिखवाया जाएगा, या सब कुछ दे रखा होगा टेबल वगैरह, और आपसे पूछा जाएगा कि इस डिवीजन, अब ये डिवीजन आपको बना के दे दिया है, कितने नंबर ऑफ टपल्स निकल रहे हैं, फाइनल आंसर क्या होगा, फाइनल टेबल क्या होगी। तो इस तरीके से आंसर आपको फाइंड आउट करवाए जा सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका डिवीजन ऑपरेटर पूरा कंप्लीट। ठीक है, अब मुझे लगता नहीं कि आपको कोई प्रॉब्लम होगी इसमें, आप सारे क्वेश्चंस कर सकते हो। इसके अलावा कोई क्वेश्चन डिवीजन में बनता नहीं है। ठीक है, कुछ नहीं बनता इसके अलावा। कल इसके कोशिश करेंगे कि जितने भी पुराने एग्जाम्स के सारे क्वेश्चन हैं वो एक बार ले लें। कुछ स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट की थी, तो कल इसके सारे क्वेश्चन अपन ले लेते हैं। ठीक है, लगभग 20, 25, 30, 40 क्वेश्चन जितने भी होंगे तो वो एक साथ ही कवर अप हो जाएंगे। वैसे 90% क्वेश्चन आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। कुछ जगह आप रीजनिंग में फंस सकते हो, उस चीज़ के लैंग्वेज में, रीजनिंग में, तो कैसे होते हैं वो सब अपन कल देख लेंगे आप, है ना। 6-7 तरह के टोटल पैटर्न है, मोस्टली अपन करवा चुके हैं, बाकी और इसके अंदर कर लेंगे। अगर जो छूट गया होगा तो कल उसमें मेंशन क्वेश्चन के साथ उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो ये है आपका रिलेशन अलजेब्रा। भूपेंद्र, टीआरसी आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है ना। आप सिलेबस देखना, उसमें रिलेशनल कैलकुलस मेंशन नहीं कर रखा है। हाँ, आपके पास टाइम है भाई, गेट के सिलेबस में है, नेट के में है, तो वहां क्वेश्चन तो आपको मिल जाएंगे, लेकिन आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है। दिक्कत ये है ना। तो मेरा सजेशन ये है कि पहले तो जो सिलेबस में उसको करें,
फिर आपको लगता है कि आपके पास टाइम है तो पढ़ लेना, उसमें क्या दिक्कत है भाई। एक बार शायद क्वेश्चन आ गया था, एक क्वेश्चन इन्होंने बनाया था, मुझे जहाँ तक पता 2011 में एज इट इज कॉपी करके डाल दिया था, तो बना दिया था इन्होंने, लेकिन सिलेबस में मेंशन नहीं। ठीक है, और भाई आपने सारा कोर्स कर लिया है, आपके पास टाइम है, तो ऐसा कुछ नहीं है, 2-3 दिन में रिलेशन टीआर से कंप्लीट हो जाता है, उसको कर लेना, क्या दिक्कत है। एक्स्ट्रा पढ़ लोगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले वो पढ़ना है जो सिलेबस में है या उसके डीप लेवल पे है, जो आपका मेंशन है उसके डीप लेवल में चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो चीज मेंशन नहीं है, फिर थोड़ा सा क्या है कि ऐसे तो कोई लिमिट नहीं है ना चीजों की, कहाँ तक करोगे। ठीक है, है तो है, कई बार चीजें ऐसी हो जाती है। ठीक है, तो ये आपका रिलेशन अलजेब्रा फिनिश है, और केवल अब एसक्यूएल आपकी बची है, तो 2 या 3 दिन आपकी एसक्यूएल लेगी बुधवार तक। वैसे तो मेरा टारगेट सैटरडे था, बट कुछ बच्चों ने क्वेरीज वगैरह के लिए कहा, तो मैंने चलो ठीक है, एक दिन उसमें ले लेते हैं, एक दिन 2 दिन और सही, बुधवार तक आपका ये कोर्स फिनिश हो जाएगा। ठीक है, और एक इसमें क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन आपका दे रखा है। ठीक है, क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन पे जनरली आज तक कभी क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, शायद एसीपी में जरूर पूछा था इन्होंने एक बार छोटा सा, लेकिन फिर भी मैं करा दूंगा क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन के अंदर ये है कि एक चीज को लिखने के कई क्वेरीज हो सकती है, तो बेस्ट इफेक्टिव क्वेरी हम कैसे लिखें, है ना, और क्वेरी लिखने के अंदर क्या क्या चीजों की हम यूज करें, या क्या क्या चीजों का ध्यान रखें कि हमारी जो क्वेरी है वो एफिशिएंटली कम टाइम के अंदर एग्जीक्यूट होकर आपके पास आ जाए, उसको होता है क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन। तो वहाँ इंडेक्सिंग की रिक्वायरमेंट पड़ती है, ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन कैसे करें आप भाई, एक क्वेरी लिखने के कई तरीके से आपका आंसर आ जाएगा आपका, है ना, लेकिन कौन सी इफेक्टिव क्वेरी हो जो कम टाइम के अंदर आपका आंसर दे दे, उसको है, तो वो क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन में है, तो वो भी एक बार करा देंगे आपका, कोई इशू नहीं है। हालांकि क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटीज कम है, क्योंकि अभी तक तो आया नहीं है, बट चूंकि मेंशन है तो मैं करा दूंगा, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो आपका बुधवार गुरुवार तक ये सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अपनी प्रिपरेशन आप करते रहें, और कोई प्रॉब्लम है, डाउट है, अभी तो मैं हूँ 6-7 दिन। ठीक है, तो आपको भी कुछ प्रॉब्लम है पूछ लेना, कोई इशू नहीं है। और चलिए आज खत्म करते हैं।